हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय, योर सीआईबी मेंटोर। मैं उम्मीद करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने अपने बीआरबेल के मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी की वो 5-5 घंटे वाली मैराथन को कंप्लीट कर लिया होगा फॉर योर सीआईबी दिसंबर 2025 अटेम्प्ट। अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस मॉड्यूल को देखने के बाद अपने पिछले 2 मॉड्यूल के मैराथन को कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। अब ये जो आपका मॉड्यूल है, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी, जो अपकमिंग मॉड्यूल आपका रहेगा, ये 2 मॉड्यूल बीआरबेल के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल माने जाते हैं। हाईली वेटेज मॉड्यूल है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पे आते हैं। तो आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन आएगा कि सर क्या इस मैराथन को देखने के बाद हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन हो जाएगी और सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी? जी बिल्कुल। ये जो आपका कंप्लीट मैराथन होगा मॉड्यूल सी का, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज क्वेश्चन की प्रैक्टिस दोनों ही आपको देखने को मिलेगा, एज सच जो आपको मॉड्यूल ए और बी में मिला था। अब यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम और साथ में सभी कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन भी करेंगे। जो भी ये अगले अब जितने भी टाइम आपको मेरे साथ बने रहना है, आप लोगों को लाइव पार्टिसिपेट करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है और सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस लेके आया हूं आज मैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो आईबीएफ के हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है और आप सभी को उस क्वेश्चन के अगर आपने लेवल के क्वेश्चन कर लिए तो एग्जाम आपका सिक्योर हो जाएगा मॉड्यूल सी के अंदर में। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप लोगों का है आज का विनिंग स्ट्रेटजी रिवीजन ऑफ एंटायर मॉड्यूल सी, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं साथ में ही सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके एक ही क्लास के अंदर में। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। इतने अमेजिंग लेवल के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं, बट सेशन को लाइक नहीं करते। तो सेशन को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने कलीग्स और बैंकर के साथ आप शेयर कीजिए। सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की कवरेज आपका थ्रू फ्लो चार्ट्स में करवाऊंगा, सभी लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा जो आईबीएफ के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड होंगे। और अगर आपका अटेम्प्ट सीआईबी दिसंबर 2025 है तो आपके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सेशन को कर दीजिए जी लाइक और अपने फ्रेंड के साथ कर दीजिए शेयर, क्योंकि आज होगा एक धमाकेदार मैराथन। सारे कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस इन अ वन शॉट रहने वाला है। बाकी मैं आपको बता दूं कि आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप है। उससे पहले इन सभी क्लास की पीडीएफ आपको ऑलीबोर्ड के एप्लीकेशन में कोड सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और ये रहा आपका टेलीग्राम ग्रुप। देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन में हो सकता है सर बाद में अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में ये सेशन को देखो कि सर मुझे डाउट आ रहा है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट्स क्या है, लॉजिक क्या है, या आप मुझसे रूबरू होना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो एकेडमिकली या नॉन एकेडमिकली, तो आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप है। इसे जस्ट आप स्कैन कर लीजिए। अगर ये स्कैन नहीं है तो आप सर्च कर सकते हो सीआईबी बीआरबेल स्टडी ग्रुप, या ये भी सर्च कर सकते हो आप अजय सर ऑलीबोर्ड जीआईबी सीआईबी। मैं आप लोगों को आपके इस ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाऊंगा आपके सभी डाउट को रिजॉल्व करते हुए। हो गया जी, अब स्टार्ट करें क्या सेशन को? चलिए अपनी सबसे पहले चैप्टर के साथ स्टार्ट करते कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विद क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऑफ द आईबीएफ लेवल क्वेश्चन। यस, नाउ ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट। लेकिन सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका सेशन कैसा लगा। आइए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, मैं आप सभी को यहां पे इस क्वेश्चन को करने के लिए दे रहा हूं पूरे 1 मिनट। पहले इस क्वेश्चन को आप रीड कीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर भी बताऊंगा और पूरा कॉन्सेप्ट भी यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। तो आपका समय शुरू होता है जी अब। आप जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे इसका करेक्ट आंसर बताइए और इस क्वेश्चन को रीड कीजिए।
चलिए जी, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और इसके बाद इसके करेक्ट आंसर को ढूंढने की हम लोग कोशिश जरूर करेंगे। आइए हमारे पास क्वेश्चन को पहले हम रीड करें और देखें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो पहला हमारे पास कहता है कि इनमें से आप जो भी स्टेटमेंट ट्रू है उस स्टेटमेंट को आप ढूंढिए और इसका करेक्ट आंसर यहां पे आप बताइए। तो कह रहा है आरबीआई इंटीग्रेटेड एग्जिस्टिंग अमेंडमेंट, कह रहा है आरबीआई इंटीग्रेट एग्जिस्टिंग के अमेंडमेंट को उन्होंने इंटीग्रेट किया और ये इंटीग्रेशन का पावर इनको मिला था इनके क्लॉज 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। देखो तो आप इस पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर में थोड़ी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर? यस ना? यस, इसमें क्या है? क्लॉज हमारे पास क्या है? क्लॉज है आपका स्पेसिफिकली 35A। तो इस चीज को आप यहां पे याद रखिएगा कि जो हमारे पास यहां पे जो क्लॉज है वो क्लॉज आपका कौन सा लगता है? 35A लगता है। तो यहां पे 35 नहीं है, जो सेक्शन आपका 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ना, ये लगता है। तो थोड़ी सी मिस्टेक थी जिसके कारण ये जो मेरा स्टेटमेंट होगा ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। कह रहा आरबीआई इंटीग्रेट द एग्जिस्टिंग अमेंडमेंट इन एक्सरसाइजिंग ऑफ द पावर कॉन्फर्ड इन द क्लॉज 45I। देखो क्लॉज 45I तो नहीं था, क्लॉज 45L था हमारे पास। तो अगर हम इसे देखें तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास ये क्लॉज 45L ही है ना? बड़े में हम L ऐसे लिखते हैं, तो L इसे मान ले तो हमारे पास ये वाला जो स्टेटमेंट है ये मेरा ट्रू हो जाएगा। फिर कह रहे हैं आपका आरबीआई इंटीग्रेट, देखो लेकिन ये L नहीं था, ये आपका 45I है। I और L में फर्क होता है। अब जो सेक्शन 45I है ना आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ एनबीएफसी से आपका डील करते हैं, तो उसको हम L नहीं बनाएंगे, ये आपका यहां पे फॉल्स हो जाएगा। और फिर कह रहा है हमारे पास, तो करेक्ट आंसर क्या था? यहां पे जो इसका करेक्ट आंसर था वो क्लॉज 45 था। क्लॉज 45 यहां पे हमारे पास था और वो 45L है। और फिर हमारे पास आरबीआई इंटीग्रेट करता है आपका एग्जिस्टिंग अमेंडमेंट को बाय क्लॉज 18L। नहीं सर, ये जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट का क्लॉज है, ये क्लॉज है आपका क्लॉज 18 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो कायदे से अगर आप देखो तो इसमें से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं था जो कि आपका ट्रू था। सारे के सारे स्टेटमेंट आपके फॉल्स हैं, इसीलिए आपका नन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। यस, नाउ नेक्स्ट अगर मैं यहां पे देखूं तो आपका ये प्रोविजन आता है। प्रोविजन क्या कहता है? प्रोविजन कहता है आरबीआई इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम में आरबीआई ने कुछ पावर को एक्सरसाइज किया था। ये पावर कौन से हैं सर? ये पावर है आपका क्लॉज 35A का, क्लॉज 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, क्लॉज 45L ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और क्लॉज 18 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये तीन क्लॉजेस को एक्सरसाइज करके यहां पे आरबीआई ने तीन एग्जिस्टिंग जो भी अमेंडमेंट थे उसको इंटीग्रेट किया। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपका एप्लीकेबिलिटी के ऊपर में ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है कि आपका जो आरबीआई इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम है वो आपका कब अप्लाई होता है। सो आरबीआई इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम 2021 के एप्लीकेबिलिटी पे ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को रीड करने के लिए मैं आप सभी को देना चाहूंगा कितना मिनट? पूरे 2 मिनट आप लोग लीजिए। आपका समय शुरू होता है जी अब। चैट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। जल्दी से बताएं व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल।
देखिए जी, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था तो मैंने आपको थोड़ा ज्यादा समय दिया। आइए इस क्वेश्चन को अब हम पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का सबसे पहले देखेंगे कि करेक्ट आंसर क्या क्या होने वाला है। देखिए हमारे पास कह रहा है कि जितने भी कमर्शियल बैंक है, ऑल कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है या शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है या फिर नॉन शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, अगर इनका डिपॉजिट साइज 100 करोड़ रुपए और उससे अबव होगा तभी ये आपका कवर होगा आरबीआई इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम में। गलत है सर। क्यों? क्योंकि आपके कमर्शियल बैंक या आरआरबीज को कवर करने के लिए जो डिपॉजिट साइज है वो कितना होना चाहिए? 50 करोड़ और मोर देन और इक्वल टू 50 करोड़ होगा तो ही आपका कवर होगा। तो ये आपका यहां पे 100 करोड़ वाली ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। फिर कह रहा है जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, दे आर ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स विद एन एसेट साइज ऑफ ₹30 करोड़ एंड अबव। नहीं सर, यहां पे बोला गया है कि अगर आप एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो तो आप ऑटोमेटिकली ही कवर हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द एसेट साइज। तो यहां पे एसेट साइज नहीं देखा जाता, यहां पे बोला गया इररिस्पेक्टिव ऑफ एसेट साइज। आपका एसेट साइज जो भी है, अगर आप एक डिपॉजिट टेकिंग होना तो आप आरबीआई इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम में कवर हो जाओगे। तो ये स्टेटमेंट भी मेरा यहां पे क्या है? फॉल्स है। कह रहा है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विद एन एसेट साइज ऑफ 100 करोड़ एंड अबव, 100 करोड़ या उससे अबव अगर एसेट साइज है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का, तो क्या ये हमारे पास आपके कवर होंगे आरबीआई इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम में? नहीं होंगे सर। क्यों? क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को एग्जम्प्ट किया गया है। ये एक ऐसी एनबीएफसीज है जो कि आपकी एग्जम्प्टेड है फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ आरबीआई इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम 2021। तो इन पे आरबीआई इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं लगता। तो ये स्टेटमेंट भी मेरे पास यहां पे फॉल्स हो जाएगा। कह रहे जितने भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं, जितने भी आपके नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं, ध्यान से देखिएगा, जितने भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं, अगर उनका एसेट साइज यहां पे 50 करोड़, अगर उनका एसेट साइज यहां पे 50 करोड़ या उससे अबव है तो क्या ये कवर होंगे? देखिए सर, यहां पे 100 करोड़ और मोर देखा जाता है। तो 100 करोड़ और मोर अगर आपका एसेट साइज है तभी आप कवर होगे, अदरवाइज आप यहां पे कवर नहीं हो रहे हो। तो आप समझे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर में हमारे पास कितनी ज्यादा मिस्टेक्स थी। इस एनबीएफसीज के अंदर में हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर में आपके कितने मिस्टेक्स थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम यहां पे देखते हैं। अच्छा देखिए, हमारे पास यहां पे अगर मैं यहां पे बताऊं तो आपका हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, आई थिंक ये आपका स्पेसिफिकली कवर्ड है। अगर मैं देखूं तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मिडिल लेयर की एनबीएफसीज है, ये आपका आई थिंक यहां पे कवर है आपका फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ आरबीआई इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो ये आपका थोड़ा सही कर लीजिए। अगर मैं देखूं तो आपका मिडिल लेयर का जो एनबीएफसीज है, सीआईसी आपका एग्जम्प्टेड है, सॉरी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी आपका एग्जम्प्टेड है, पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपका यहां पे कवर्ड है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू था आपका, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है आपका ए, बी और डी, मतलब कि पहला नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए, बी, डी ये आपका सही है, बस एक स्टेटमेंट जो सी था आपका वो सही नहीं था। आइए देखते हैं हमारे पास यहां पे इसके एक्चुअल प्रोविजन को, तो और ज्यादा क्लैरिटी हमें मिलेगी। देखिए कवरेज में क्या बोला गया है, कवरेज में आपका बोला गया है कि जितने भी कमर्शियल बैंक है वो आपके कवर होंगे, जितने भी रीजनल बैंक है वो आपके कवर हैं, जितने भी शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो आपके कवर हैं, नॉन शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो भी आपके कवर हैं, लेकिन उनका डिपॉजिट साइज हमें देखना पड़ेगा कितना है। 50 करोड़ या उससे ऊपर है ना तो आपके कवर होंगे। मतलब ये वाला जो हमने स्टेटमेंट देखा है तो गलत हो गया, क्योंकि यहां पे 100 करोड़ कह रहा था।
फिर देखिए हमारे पास क्या बोला गया है कि वो सभी एनबीएफसी जो कि आपका यहां पे एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट्स, वो ऑटोमेटिकली आपकी कवर है। तो मैंने क्या बोला, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डिपॉजिट साइज आपके वो कवर है, यहां पे एसेट साइज नहीं देखा जाता। और बाकी जितने भी हमारे पास नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं, जितने भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है, उनका 100 करोड़ का एसेट साइज देखा गया है। तो ये दोनों पॉइंट आपके एनबीएफसीज में कवर्ड हो रहे हैं। बाकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज और ऑल सिस्टम पार्टिसिपेंट्स ये भी आपके एनबीएफसीज में कवर्ड हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है और इसका आंसर क्या होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। वो 3 कौन से ऐसे इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम थे, वो 3 कौन से ऐसे इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम थे जिसको इंटीग्रेट करके एक अमेंडमेंट स्कीम में लाया गया। जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में कौन सा सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका ये। विच अमेंडमेंट स्कीम, इनमें से कौन सा अमेंडमेंट स्कीम आपका इंटीग्रेट किया गया है। इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम में पहला ही ऑप्शन था आपका बैंकिंग अमेंडमेंट स्कीम 2006, डिजिटल ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट स्कीम 2019, और आपका यहां पे हमारे पास टेलीकॉम अमेंडमेंट। ओहो, टेलीकॉम अमेंडमेंट नहीं है, ये आपका सही नहीं होगा क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट स्कीम है, तो ये तो सही नहीं है। देखो हाउसिंग अमेंडमेंट स्कीम ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। बैंकिंग अमेंडमेंट स्कीम 2006, आपका यहां पे हमारे पास फिर आपका एनबीएफसी अमेंडमेंट स्कीम 2018 और डिजिटल ट्रांजैक्शन स्कीम 2019। तो कायदे से अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन से पहले इसके कॉन्सेप्ट्स को भी अब देखते चलिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट दोनों चलता रहेगा आपका। तो हमारे पास 3 आपके अमेंडमेंट को इंटीग्रेट किया गया। सबसे पहला बैंकिंग अमेंडमेंट स्कीम 2006, द अमेंडमेंट स्कीम फॉर एनबीएफसी 2018, और आपका यहां पे अमेंडमेंट स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019। ये आपके तीनों आपके इंटीग्रेट किए गए हैं आपके इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम के अंदर में। अब आते हैं कुछ केस स्टडीज के ऊपर में। ये केस स्टडीज आप लोगों को करना है और उसके बाद मुझे आपको इसका आंसर देना है। लेकिन इस केस स्टडीज के ऊपर में जाने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं, आप अपनी तैयारी ऑली बोर्ड के एप्लीकेशन से कर सकते हो, सीआईबी सुपर एलीट में एनरोल करके, क्योंकि इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। अभी चल रहा है एक मेगा ऑफ इंडिपेंडेंट डेज का ऑफ, जो कि 60% ऑफ आपको देगा। सीआईबी सुपर एलीट इज द वन शॉट सोल्यूशन, जहां पे सीआईबी के 5 पेपर आपके कवर हो रहे हैं। और इस बैच इस स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद आपको सभी चीज का एक्सेस मिल जाता है, जिसमें 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 200 प्लस टेस्ट हो गया आपका, 140 चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया, ये सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। तो सीआईबी क्लियर करना है तो सीआईबी सुपर एलीट में एनरोल जरूर लेना है। अजय कोड को यूज कीजिए। अभी आपका फ्रीडम फेस्ट का ऑफर चल रहा है विद द 79 इंडिपेंडेंस डे। यूज द कोड ऑफ अजय एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन ऑफ ऑलीबोर्ड फ्रॉम द प्ले स्टोर। इफ यू आर एंड्रॉइड यूजर, इफ यू आर एप्पल यूजर, you can be download, you can exactly be go for a website. Now I am giving you the sufficient time for reading this question. ये आपका केस स्टडी है, तो इस केस स्टडी को पहले आप रीड कीजिए और रीड करने के बाद आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही ऑप्शन होना चाहिए, इसका आंसर आप मुझे बताओगे। आपका समय शुरू होता है जी, आप पूरे 2 मिनट के आपको मैं समय दे रहा हूं और फटाफट से आप मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए।
हाँ जी गाइस, पढ़ा क्या आपने क्वेश्चन? आइए इसको रीड करते हैं। मिस्टर रवीश जो कि आपका क्या है, एक बिजनेसमैन है। अब बिजनेसमैन जो कि अप्लाई करता है यहां पे 10 करोड़ के लोन के लिए, किनके पास? महेंद्र बैंक के पास। तो हमारे पास मिस्टर रवीश जो कि 10 करोड़ के लोन के लिए महेंद्र बैंक के पास अप्लाई करते हैं। अब इनकी सारी कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो रही थी। इनका क्रेडिट स्कोर भी काफी ज्यादा था, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल था, एडिक्वेट कोलेटरल भी प्रोवाइड कर रहे थे। बट इसके बावजूद होता पता है क्या है, इसके बावजूद भी बैंक इनका रिजेक्ट कर देती है ये लोन का एप्लीकेशन, ये साइट करते हुए कि हमारा इंटरनल रिस्क असेसमेंट ये कह रहा है कि जिस इंडस्ट्री में ये लोन मांग रहे हैं वो इंडस्ट्री बहुत हाई रिस्क की सेक्टर है, तो हम आपको लोन नहीं देंगे। अब फीलिंग रॉन्ग, मिस्टर रवीश को लगा भाई मैं सबको सेटिस्फाइड कर रहा हूं तो मुझे लोन क्यों नहीं मिल रहा। मिस्टर रवीश ने बोला कि हम इसकी कंप्लेंट करेंगे। किसके पास कंप्लेंट करेंगे? आरबीआई इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम 2021 के पास करेंगे, आर्गू करते हुए कि रिस्क असेसमेंट ये आर्बिट्री है, इनका डिस्क्रिमिनेटरी है, ऐसा नहीं कर सकते ये। जब मैं सारी चीज सेटिस्फाइड कर रहा हूं तो मुझे लोन क्यों नहीं दिया जा रहा। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 4 में यह क्वेश्चन रहेगा कि क्या मिस्टर रवीश आरबीआई इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम में क्या ये अमेंडमेंट के पास कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं? क्या इनका कंप्लेंट मेंटेनेबल होगा या नहीं होगा? पहला ऑप्शन यस होगा सर, क्योंकि ये डिस्प्यूट आपके आरबीआई इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम में आते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा यस बट ओनली इफ द बैंक डिस्क्रिमिनेटेड बेस्ड ऑन पर्सनल बायस, कह तभी होगा जब यहां पे बैंक ने डिस्क्रिमिनेट किया है पर्सनल बायसनेस के साथ। कह नहीं आएगा क्योंकि लोन जो यहां पे आपका अप्रूवल है ये बैंक का अपना खुद का कमर्शियल जजमेंट है। और लास्ट पॉइंट नो, बिकॉज आरबीआई इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम जो अमेंडमेंट है वो सिर्फ डिपॉजिट रिलेटेड ग्रीवेंसेस को ही रिजॉल्व करता है। जल्दी बताएं एक बारी कि आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए जी, जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहां पे ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए लोन देना या ना देना ये बैंक का खुद का कमर्शियल जजमेंट है, प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। ये आपके नॉन मेंटेनेबल डिस्प्यूट में आएंगे, क्लॉज 10A ऑफ द आरबीआई इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है आपका एक और केस सिनेरियो। इस केस सिनेरियो को भी पहले आप लोग रीड कीजिए, मैं आप लोगों को सफिशिएंट टाइम देने वाला हूं। इस सफिशिएंट टाइम के बाद आप लोग मुझे बताइएगा कि करेक्ट आंसर यहां पे क्या होना होगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका करेक्ट आंसर क्या है ना। तो आपका समय शुरू होता है जी अब, और जल्दी जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन को रीड करके बताएं व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल। ये रहा जी आपका समय।
क्या पढ़ा आप लोगों ने क्वेश्चन? क्या देखा जाए कि आपने जो पढ़ा क्या वो सही भी पढ़ा कि नहीं? लास्ट 10 सेकेंड्स मोर। देखिए जी, आइए इस क्वेश्चन को रीड करें और देखें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा है मिसेस सनी, जो कि हमारे पास एक फॉर्मर ब्रांच मैनेजर हैं ऑफ आरएसटी बैंक के, उनको टर्मिनेट कर दिया गया उनके मिसकंडक्ट के कारण। मिस सनी ने यहां पे, मिस सनी का उनका सैलरी अकाउंट था बैंक के पास, यस, एंड आफ्टर हर, क्या बोला गया है, आफ्टर हर टर्मिनेशन, जब उसको टर्मिनेट किया तो बैंक ने उनका बैंक अकाउंट भी यहां पे फ्रोज कर लिया ड्यू टू द इंटरनल इन्वेस्टिगेशन। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के लिए उनका अकाउंट भी फ्रोज कर दिया गया। मिसेस सनी ने यहां पे कस्टमर होने के नाते एक कंप्लेंट किया है आरबीआई इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम के पास, ये आर्गू करते हुए कि बैंक जो है ना, उन्होंने इलीगल उसके अकाउंट को फ्रोज किया है और उसके मैटर को यहां पे बिल्कुल भी एस्केलेट करने से पहले नोटिस नहीं दिया गया है। बैंक ने काउंटररेट किया कि ये जो फ्रीज है वो हमारे इंटरनल एम्प्लॉय इन्वेस्टिगेशन है और ये कस्टमर ग्रीवेंसेस नहीं। अब दोनों में झगड़ा हो गया, तो इस झगड़े का सोल्यूशन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है कि जो मिसेस सनी है, जो कि पहले एम्प्लॉय थे, अब उनका अकाउंट फ्रोज कर लिया गया है, तो क्या इस मैटर को सनी एज अ कस्टमर की तरह, कंज्यूमर की तरह आरबीआई इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम में अमेंडमेंट के पास कंप्लेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सबसे पहला ऑप्शन आता है यस, कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पर्सनल बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है। कह रहा नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन मेंटेनेबल डिस्प्यूट हो जाएगा सर। कह रहे हां कर सकते हैं अगर बैंक वॉलेट करती है आरबीआई के गाइडलाइंस को ऑन अकाउंट फ्रीजिंग के टाइम पे, या फिर नहीं कर सकते बिकॉज यहां पे सैलरी अकाउंट के डिस्प्यूट को अमेंडमेंट हैंडल